हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कल परसों के लेक्चर में मैंने आपको ये बतलाया कि कैसे करंट कैरिंग लूप जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होती है। इतना ही नहीं, हमने ये भी सीखा कि किसी एटम के अंदर किसी ऑर्बिट में एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। और न्यूमेरिकल करने से पहले एक दो बातें और मैं बतला दूं। क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप जो है एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और मैंने आपको बतलाया था इसके प्रैक्टिकल एविडेंस ये है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग लूप जो है वो अपने को ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपनी एक्सिस को ओरिएंट कर लेता है। और टू करंट कैरिंग लूप्स यदि फ्रीली सस्पेंड करके नियर बाई में नेबरहुड में रखे रहें तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि दो बार मैग्नेट्स जो है नजदीक लाए जाने पर अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ठीक है, अब आपको यह भी पता होगा कि ठीक जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान देना मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा हूं फर्स्ट सेकंड चैप्टर में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे, तो ठीक जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता था, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी वेक्टर है वो यदि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाती थी तो वैसी स्थिति में डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता था और उस टॉर्क के लिए हमने एक्सप्रेशन फर्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट किया है। वो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई हुआ करता था, ठीक है, जिसका मतलब पी ई साइन थीटा होता था, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर। कहोगे, पूछोगे कि सर यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां से आ गया। देखो, बात बार मैग्नेट की भी हो रही है, तो बार मैग्नेट जो होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए जाने पर वो इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ठीक उसी प्रकार जब हम किसी बार मैग्नेट को यानी कि एक मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो भी एक तरह का टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उसमें भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और वो रोटेशनल इफेक्ट जो होता है उसके लिए भी फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही है, बस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन वेक्टर की हम बात करते हैं जिसका अर्थ आप अच्छी तरह जान चुके हो, और ई वेक्टर की जगह हम बी वेक्टर की बात करते हैं और जिसका अर्थ हो गया आपका एम बी साइन थीटा। यानी कि यदि कोई मैग्नेटिक डाइपोल वेक्टर है, मान लो कि कोई बार मैग्नेट ही है, इसका साउथ पोल यहां नॉर्थ पोल यहां, और ये जो है ये इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है जिसकी दिशा जो है बार मैग्नेट के केस में साउथ से नॉर्थ पोल की ओर ओरिएंट होती है, पहले समझा चुका हूं आपको। एंड इफ दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड whose direction is as shown here, and if the angle between these two vectors, that is m vector and b vector, if it is theta, then this much torque is experienced by this bar magnet or magnetic dipole। ठीक वैसे ही अब तो चूंकि एक करंट कैरिंग लूप खुद ही एक मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो एक बार मैग्नेट की जगह यदि हम करंट कैरिंग लूप लें, ठीक है, और उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करें तो वो भी जैसे बार मैग्नेट एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो करंट कैरिंग लूप भी एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और यहां करंट कैरिंग लूप के केस में m का मतलब क्या हो जाएगा, I और A का प्रोडक्ट, उसमें फ्लो होने वाले करंट और उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब रही बात कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एक और बात लर्न करी है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक रोटेट करने में जैसे हमें वर्क करना पड़ता है, जो वर्क की उस सिस्टम के अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है, जिसके लिए हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था। डाइपोल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या था रिलेशन, दिस वाज एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2
यहाँ θ1 जो है इनिशियल एंगुलर पोजीशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और फाइनल इसको रोटेट करके θ1 से इसकी पोजीशन चेंज करके θ2 तक किया जा रहा है। तो इतना वर्क किया जाता किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा हूं, एम भी नहीं होगा, यहाँ पी होगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 से θ2 एंगुलर पोजीशन तक शिफ्ट करने में हमें जो वर्क करना पड़ता था उसकी वैल्यू Pe cos θ1 माइनस cos θ2 होती थी, और ये एनर्जी उसके अंदर सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती थी। वेक्टर फॉर्म में आपने ये सीखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो माइनस पी डॉट ई होगी, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक बार मैग्नेट या यूं कहो मैग्नेटिक डाइपोल को यदि हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में θ1 एंगल से, θ1 इनिशियल पोजीशन से θ2 पोजीशन तक इसको रोटेट करें, मेरा मतलब एंगुलर पोजीशन में θ1 से θ2 का चेंज लाएं, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी, या यूं कहो कि उस डाइपोल को मैग्नेट को रोटेट करने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, यू मैग्नेटिक डाइपोल के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो भी यहां माइनस पी की जगह एम डॉट ई की जगह बी हो जाएगा। क्लियर है? और इसका मतलब आप यू भी कह सकते हो एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ध्यान देना, हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे एक बार मैग्नेट को जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो उस पर लगने वाले टॉर्क के लिए, और किसी बार मैग्नेट को या एक करंट कैरिंग लूप को यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में θ1 एंगुलर पोजीशन से θ2 तक रोटेट किया गया तो उसके लिए जो वर्क किया जाएगा या उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसके लिए हम इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। और ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में सारी चीजों को हमने लर्न किया था। और यहाँ P क्रॉस E की जगह M क्रॉस B यानी कि MB sin थीटा का प्रयोग करेंगे। तो समझ गए? अब यही सारे फॉर्मूलाज हैं जिन पर बेस्ट हमें अब क्वेश्चंस करने हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, और पहला क्वेश्चन जो है आपका वो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और ये प्रॉब्लम आप सबकी ऐसे लोरा की बुक में दे रखा है। और ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन moves around the nucleus of a hydrogen atom, in an orbit of radius 0.51 angstrom with a velocity of 2 into 10 to power 6 meter per second. कैलकुलेट। देखो, 3 बातें हमसे पूछी गई है। पहला, द इक्विवेलेंट करंट, इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से जो करंट ऑर्बिट में फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकाल, द इक्विवेलेंट करंट। और दूसरा पूछा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द मैग्नेटिक फील्ड at the center, magnetic field at the center of nucleus। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 3 बातें हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। तो क्वेश्चन में जो है ये 3 काम हमें जो करने हैं वो हैं कि सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये बताओ कि सब आंसर सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन है, पहला पार्ट जो है हमारा पहला है इक्विवेलेंट करंट। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो एक इलेक्ट्रॉन के अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व होने के कारण जो करंट के लिए वैल्यू निकालेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो तुमको बताया था दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर ऑर्बिट की साइज डिवाइडेड बाय v, जो कि ev अपॉन 2 पाई आर हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी होगी और I इज इक्वल टू E की वैल्यू डालो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। वेलोसिटी इज गिवन 2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन 2 पाई आर 2 इंटू 3.14 आर। रेडियस इज गिवन दिस इज 0.51, तो 0.51 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम कहें तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू पावर -10 मीटर। अब इसको यदि तुम वर्कआउट करो तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, और 1.6 का ये करीब डबल हो जाएगा तुम्हारा। तो ये करीब डबल हो जाएगा, 2 के आसपास हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 हो जाएगा इसे कटने पर। और ये दोनों मिलकर 0.5 इंटू 2 ये करीब 1 हो जाएगा। और ये 10 टू पावर -19 और ये -10 ऊपर आएगा तो +10 और 16 हो जाएगा। तो 10 टू पावर 6 है या 10 टू पावर 5 है? क्वेश्चन में 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा 10 टू पावर 10 ऊपर आकर ये 16 और ये -19 ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू पावर -3 एम्पियर, या यूं कहो कि 1 मिली एम्पियर। ध्यान देना, आपके बुक में जो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो मैं याद दिला दूं आपको, ये 2008 पे पूछा गया था, सबके बुक में दे रखा होगा ये क्वेश्चन। तो आपके बुक में सॉल्व जब किया है तो इसका आंसर गलत दिया है। गलत क्या दिया है? तो यहाँ पर गलती किया है। डाटा तो दे रखा है स्पीड 2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और जो पुट करने की बारी आई है तो 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड पुट किया है, इसलिए आंसर उसका आ गया है 10 टू पावर -4 एम्पियर। जबकि अकॉर्डिंग टू डाटा हम चले तो 10 टू पावर -3 एम्पियर यानी 1 मिली एम्पियर करंट की वैल्यू आएगी। चलो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या पूछा है? द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। करंट की वैल्यू हम जान गए। अच्छा, चूंकि ये जो करंट है सर्कुलर लूप में फ्लो कर रहा है, एक सर्कुलर लूप में आई एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो सर्कल के सेंटर पे उस फ्लोइंग करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसके लिए हम एक्सप्रेशन हमारे पास जो हमने यूज किया है फोर्थ चैप्टर से जो हमने पढ़ा है, म्यू0 I अपॉन 2r होता है, वेयर r इज द रेडियस। तो ये सारी वैल्यूज अब पुट करो इसमें, I डायरेक्टली यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और म्यू0 जैसा कि तुम जानते हो 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 होता है, इंटू 10 टू पावर -3 I की वैल्यू यहां से डालो अपॉन 2 r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.51 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। ये सब कुछ वर्कआउट करने पर जो स्ट्रेंथ आएगी मैग्नेटिक फील्ड की एट द सेंटर वो आएगी आपकी, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि जो सॉल्यूशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो ये उसमें तो 10 टू पावर -4 पुट किया गया है ना। तो एक काम करो 10 टू पावर -7 ये -10 हो जाएगा, तो ये 10 टू पावर ये कट गया इसे पूरी तरह से। 2 इंटू 0.5 करो, दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1, ये 1 हो गया। तो 4 पाई को 1 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई के बराबर हो जाएगा, और 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.14 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 12.56 के आसपास, 12.56 टेस्ला के आसपास आएगा। जबकि आपका आंसर जो है
1.23 टेस्ला आ रहा है। तो समझ गए कहाँ मिस्टेक किया उसने, 10⁻³ की जगह -4 लेगा तो ये तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये 12, बहुत अंतर हो जाता है इतने ही से, ये 12.56 टेस्ला के आसपास आंसर होगा। इसको चूंकि हमने 1 मान लिया है करीब करीब, जबकि ये थोड़ा 1 से ज्यादा होगा। अब तीसरा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका जो पूछा है वो क्या है, जो लास्ट पोर्शन है क्वेश्चन का वो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगी m का मैग्नीट्यूड, तो दिस इज इक्वल टू I और a का प्रोडक्ट। I का मतलब 10⁻³ a का मतलब πr² है तो 3.14 इंटू r² 0.51 इंटू 0.51 बिकॉज स्क्वायर की बात है, और 10⁻10 का -20 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया हमने रेडियस का, तो ये πr² हो गया। तो I और ये हो गया तुम्हारा a, और ये पूरा वर्कआउट करने पर आना चाहिए तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा करीब 2.25 के आसपास, 0.25 10⁻20 -23 और 3 इंटू 0.25, ये करीब करीब आना चाहिए 10⁻8.16 इंटू 10⁻25। ये देखते हैं -23, और ये हो गया आपका I और a का प्रोडक्ट πr², तो 10⁻23 तो ये हो गया, और इसका करो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, ये होगा आपका, चलो 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 का 0.51 इंटू 0.51 करते हैं, ये होगा 51, और ये 5 1 5 25, ये हो गया 0.1, और ये होगा 0.26 है ना, 0.26, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया 0.26, और 0.26 इंटू 2.14 करेंगे तो ये हो गया आपका 4 0 2 ये हो गया 2601 2601, और 3 के साथ 3 1 2 3 3 0 1 7, ये हो गया 4 1 7 6 11 8, ठीक है, और ये डेसिमल हो गया तुम्हारा 4 2 6 0.816, तो ये हो जाएगा 0.816 इंटू 10 टू पावर -23 एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करें, इंटू 10/10 अगर हम कर दें तो ये, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 8.16 इंटू 10 टू पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आपके बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है, इसके तीनों सॉल्यूशन गलत हो गए हैं जो बुक में सॉल्व किया है, और उस गलती का कारण बस एक ही है। ठीक है, डेटा कुछ दिया है और इन्होंने पुट कुछ और किया है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बार मैग्नेट, ये CBSE 18 में पूछा था, ये बार मैग्नेट वाला लें या फिर और लेना, दूसरा ले लेते हैं। हाँ, एक करंट,
क्वेश्चन नंबर 2, a short bar magnet placed with its axis at 30 degree to a uniform magnetic field, of 0.2 Tesla, experiences a torque of 0.06 न्यूटन मीटर। ठीक है, कैलकुलेट पहला, कैलकुलेट the magnetic moment of the magnet। ध्यान देना, करंट लूप नहीं है, मैग्नेट की बात है। और दूसरा, एक काम करो, रहने दो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। बस ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो कैसे क्या करेंगे हम इसमें, तो वही सॉल्यूशन मैंने बतलाया आपको कि एक बार मैग्नेट जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड प्लेस किए जाने पर टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिस टॉर्क की वैल्यू एज टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी। तो यहां से हमें निकालना क्या है, आपको टॉर्क दे रखा है, ठीक है, एक्सपीरियंस टॉर्क की वैल्यू दे रखी है। बार मैग्नेट जो है इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, टाउ इज गिवन, जब उसे हम 0.2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डी इज गिवन, ठीक है। और कैसे प्लेस करते हैं, विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, योर थीटा इज गिवन। तो पूछा है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, यानी कि एम पूछा है। तो जब टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो एम इज इक्वल टू टाउ अपन बी साइन थीटा, विच इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू 0.06 न्यूटन मीटर अपॉन बी दैट इज 0.2 टेस्ला, ठीक है, इनटू साइन थीटा दैट इज साइन 30, और ये हो गया आपका, सो एम इज इक्वल टू, एम हो जाएगा आपका, अब ये वर्कआउट करें, साइन 30 तो तुम्हारा आ गया 1/2, तो 0.06 अपॉन 0.2, और ये हो गया 1/2, 2 गया ऊपर, ये 2 से ये कट गया, ये 10 बार में, ये हो गया 10 से मल्टीप्लाई होकर डेसिमल शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, दिस इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यही आंसर होना चाहिए आपका, योर आंसर इज 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए होंगे, और क्लियर है। आप लोग अपने एक्सरसाइज के, कौन सा एक्सरसाइज, पेज नंबर 5.16 लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है 10 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड हैं, और ये 10 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। मैं आपको फोटो स्नैप भी इसको भेज दे रहा हूँ, और आपको सहूलियत होगी यदि बुक नहीं हो तो, और इसको सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।